अच्छा, आजकल देखा गया है कि लोगों में ना जो बेसिकली वयस्क हैं, जो नए बच्चे हैं, उनमें सेक्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कई बार तो हमें लगता है हमें ये प्रॉब्लम है, बट हम्म। एक्चुअली में प्रॉब्लम होती ही नहीं होती नहीं है, वो माइंड से चल रही होती है। माइंड से चल रही है Right, सारी right, चीजें। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लोगों को बहुत है। फिर स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल, भाई आपका आप किस स्टेट में हो, आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, या आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। इंडिया में एक माइंडसेट है कि अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ मेंस को हो सकती है। मेल सेक्सुअल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। नहीं, बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल ले रहे हैं तो वो अपने, अगर उसको अल्कोहल जैसे हैंगओवर हो गया मॉर्निंग में, रात को बहुत ज्यादा हो गई, जब उसको वो डिटॉक्स करना हो, वो निकालना हो, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं कि भाई वो आराम से क्लीन हो जाए और उसको क्या होता है, डिसइम्पैक्ट ना हो। आप सारा फोकस जो है ना अल्कोहल पे देखो लेके सब्जेक्ट जा आ रहे गया है, हो, वो और ये मैंने- मेरे को घूर घूर के देख रही है। डॉक्टर साहब, लेडीज की अगर बात की जाए, हम्म। भाई लेडीज थोड़ा जल्दी बीमार होती है, उनकी इम्यूनिटी कम मानी जाती है, तो आजकल लेडीज में प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो हम चारों तरफ देखते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं। फीमेल्स में तो बहुत सारे रीजंस होते हैं बाल झड़ने के। इवन देखो, बाल झड़ना तो नॉर्मल है, बाल आपके भी झड़ते होंगे, मेरे भी झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं। लेकिन अगर आपके बाल उतने वापस ना आए, प्रॉब्लम वहां अराइज होती है। ओके, तो मैक्सिमम फीमेल्स को डिलीवरी के बाद होते हैं, या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हो उसके बाद होते हैं। एनीमिया हो, अगेन खून की कमी हो, खून की कमी बहुत बहुत बड़ा, इंपॉर्टेंट hemoglobin। है, और मैक्सिमम Maximum। फीमेल्स को खून की कमी होती ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरेनियम टॉक्स। और आज हमारे साथ दो स्पेशल पर्सनालिटी हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, डॉक्टर विनय खत्री और डॉक्टर दीपिका राणा। हेलो। अच्छा, इन दोनों में स्पेशलिटी जो है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है। ठीक है जी, बिकॉज हम आपके पास एक पहले हमने जो एडिशन हम लोग लेके आए थे, उसमें भी डॉक्टर थे जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा, दोनों का फील्ड अलग अलग है। जो डॉक्टर विनय हैं वो आयुर्वेदा देखते हैं, और डॉक्टर दीपिका जो है वो होम्योपैथी देखती हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए इन दोनों फील्ड में अगर हम जाते हैं, या दोनों, जिसकी कोई ज्यादा विश्वास होम्योपैथी पे करता है या कोई ज्यादा विश्वास भाई आयुर्वेदा पे करता है, पर्सपेक्टिव अपने अपने हैं कि भाई किसी को किसी से ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि भाई एक ही बीमारी के लिए अगर हम दो अलग अलग जगह पे अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो होम्योपैथी के हिसाब से क्या है और आयुर्वेदा के हिसाब से क्या है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर विनय से। सर, एक बात बताइए कि बेसिकली आयुर्वेदा क्या है? देखो, आयुर्वेद वैसे तो बहुत सिंपल है। हम जैसे आयुर्वेद अपने अपने नाम ही सजेस्ट करता है, आयुर और वेद। आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ लाइफ। तो बहुत सिंपल वे में है कि आयुर्वेद क्या होता है। लेकिन आजकल क्या है ना, एक वात पित्त कफ, इस केमिस्ट्री में ना लोगों को बहुत कंफ्यूज किया हुआ है कि वात क्या होता है। सोच के बैठे हैं कि आयुर्वेदा में 3 बीमारी होती हैं, वात पित्त कफ। अब इसको कैसे पहचानेंगे, और हम इन्हीं गहराइयों में फंसते चले जाते हैं। तो आज सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि नॉलेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड आयुर्वेदा। और अगर इसको भी सिंपल किया जाए तो आयुर्वेद क्या होता है ना, कि आपकी प्रकृति, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है काम करता है। और इससे भी सिंपल में, जैसे आपको पता है मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत तरीके की होती है। क्ले सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। अब आपको एक बीज बोना है। अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मिट्टी एक बीज को अच्छे तरीके से, उसके लिए वो उपजाऊ है। अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप उसी मिट्टी में उस बीज को डालोगे और वो फसल अच्छी होगी। तो ऐसे ही आयुर्वेद काम करता है। अगर हमें किसी इंसान की कॉन्स्टिट्यूशन का पता होगा, उसकी प्रकृति का पता होगा, तो हम जो भी मेडिसिन देंगे, चाहे डाइट ही क्यों ना उसको रेकमेंड करें, वो उसके ऊपर 100% काम करेगी, और उसकी जो भी डिसीज या किसी चीज से भी परेशान होगा उसको रिजल्ट मिलेगा। राइट। और डॉक्टर दीपिका, अगर आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो होम्योपैथी बेसिकली क्या है? होम्योपैथी बेसिकली क्या है कि होम्योपैथी में हम रूट कॉज ऑफ द डिजीज में जाते हैं। राइट। मतलब जो आपकी बीमारी की जड़ है, होम्योपैथी ये मानती है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हुई है तो कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी। एग्जैक्टली। या तो वो आपके माँ बाप की तरफ से आपको आई है, या फिर हो सकता है कि आपको, मतलब आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, आपने डाइट में कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपको हुआ। तो आया कहाँ से, वो रूट कॉज पे हम जाते हैं। आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम जानते हैं कि आपका एक बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बेसिस पे हम दवाइयां देते हैं। राइट। तो बेसिकली रूट को समझ के और उसकी जड़ पे आप लोग, बिल्कुल जड़ पे काम। देखो, आयुर्वेद और होम्योपैथी कोई अलग अलग, अगर हम बोले कि बहुत अलग अलग चीजें नहीं, आयुर्वेद भी जड़ पे काम करता है, होम्योपैथ भी जड़ पे काम करता है, बस दवाइयों में डिफरेंसेस हैं। होम्योपैथी आपकी थोड़ा और डाइल्यूट फॉर्म में है, होम्योपैथी को लेना इजी है, आयुर्वेद को लेना थोड़ा मुश्किल है। मैं भी अब आप एग्री भी करता हूं। कड़वे कड़वे अच्छा, हमने सुना है कि वो
थोड़ा आयुर्वेदा जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो थोड़ा गर्म ज्यादा होती है, उसकी तासीर जो बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं, कि नहीं, गर्म तासीर। अब वही बात है ना कि अगर आपने कोई प्रकृति को आपने एनालाइज किया हाँ। और आपने कोई मेडिसिन ऐसी दी कि वो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो वो क्रिएट करेगी। और कई लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज भी होते हैं। अब किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को ज्यादा हार्ट बर्न या फ्लोटुलेंस की दिक्कत होती है, और वो पेशेंट हमें बताता नहीं है, ठीक है ना, और उसको हमने कोई मेडिसिन ऐसी थी जो हमें खाली पेट ही देनी थी, तो ऐसे केस में वो पर थोड़ा हर किसी के लिए आयुर्वेदा लेना आसान नहीं है ना। आप देखो, बच्चा है, बच्चे को आप आयुर्वेदा कैसे दोगे? बच्चे के लिए तो लेने में डिफिकल्ट है। काढ़ा, तो उस केस में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर जाती है। मैं हर चीज में स्ट्रॉन्ग हूँ। दिख भी रहा है। डॉक्टर साहब काफी प्रेशर में रहते, दबाव में रहते। नहीं, प्रेशर में नहीं हूँ, वो अलग बात होती है। देखो, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आता है, मैंने बोला एग्जैक्टली नहीं, रिजल्ट है ऑब्वियसली। आयुर्वेद में लोगों ने ये बोला है कि बहुत स्लो काम करता है, बहुत ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी प्रकृति को जानने में आपने गलती कर दी है और आपने जो है प्रॉपरली हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपने विरुद्ध दवाई दी है, तो थोड़ा डिले होता है। अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं। और वैसे भी जो हमने सुना है कि भाई आयुर्वेदा ना क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर एक बहुत तगड़ा वाला होता है। आयुर्वेदा जो इम्यूनिटी पे काम करता है वो शायद दूसरी दवाई नहीं करती। ये क्या सच है? इम्यूनिटी को बूस्ट करना, देखो सबसे पहली बात है, इम्यूनिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइट। अगर आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल फिट है जी, तो आपका इम्यून सिस्टम फिट होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हैं, तो ना तो आप देखो ढंग से खा पाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका डाइजेशन हैम्पर होगा। जब सारी चीजें स्लो चल रही हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांगली वर्क करे? तो इसलिए रेदर देन कि आप अच्छा खाओ उस टाइम में, आपको जो है ये जो प्रेशर है आपके ऊपर मेंटली जो है, इसको हटाना जरूरी है। स्ट्रेस कम होगा, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली हाई होगा, तब आप कहोगे अगर पानी भी पिलाओगे ना, तो वो आपको घी की तरह काम करेगा। बिल्कुल, ये है सेम, बिल्कुल वही। बिल्कुल, इम्यूनिटी तो आपकी हर चीज से इंक्रीज होती है। सिर्फ खाने पीने से नहीं। सर्दी खांसी हो जाती है, हम बच्चे को क्या देते हैं? अदरक शहद देते हैं। वो काम किस पे कर रहा है? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे ही तो कर रहा है ना। तो अच्छा, जैसे आजकल छोटे बच्चे, सॉरी मैंने आपकी बात, जैसे आजकल छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ना कुछ खाते नहीं है, उनको जैसे हमारी जो दादी माँ और वो मम्मा कहती हैं अरे कबाड़ खिला लो, मतलब पिज्जा खिला दो, चाउमीन खिला दो, वो सब खा लेंगे, बट अच्छी चीजें नहीं खाई जा रही उनसे, है ना। ये तो उनको क्या ऐसा डाइट में हम लोग उनको रिच डाइट दें बच्चों को, जिससे कि वो उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, उनको दवाई लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसी क्या डाइट आप सजेस्ट करते हैं जो बेसिकली जो हमारे किचन से भी जुड़ी हुई है? देखो, मेन थिंग तो ये है ना कि जब बच्चा खाना शुरू होता है ना, जैसे हम 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर की डाइट देना शुरू करते हैं, है ना। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं ना कि अगर बच्चा खा रहा है, आसानी से खा रहा है, तो ठीक है, आप उसको आसानी से खिलाओ। ठूसना नहीं है हमें बच्चे को। हम क्या करते हैं ना, जबरदस्ती बच्चे को, नहीं बच्चे ने खाया नहीं, चम्मच, हाँ, घूमते रहते हैं उसके पीछे पीछे मतलब बच्चे को भूख नहीं है ना, भूख होगी तो वो ऑटोमेटिकली मांगेगा। जबरदस्ती नहीं आपको उसको खिलाना है। सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखना है। देखो, आज का टाइम है, अगर हम फास्ट फूड्स दे रहे हैं तो वो हमने ही तो इंट्रोड्यूस किया है। बच्चों को कैसे पता कि पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है? बच्चों को तो नहीं पता ना। हमने सिखाया उसको कि पिज्जा भी मिल रहा है, बर्गर भी मिल रहा है, और आपकी कितने सारे फास्ट फूड्स हैं जो मिल रहा है। और द थिंग इज कि पेरेंट्स बिजी हैं, और पेरेंट्स जो बिजी है ना, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, द थिंग इज कि पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के चक्कर में उनको जल्दी में आप, चलो ठीक है, ब्रेड पे घी लगाया, टोस्ट बनाया, चलो भाई सॉस के साथ दे दो। बट ये चीज नहीं पता ना, ब्रेड में तो कुछ भी नहीं है। ब्रेड तो आप दे रहे हो। एक चीज और मैं इंटरप्ट करूंगा, हमारे टाइम में आपने देखा होगा कि हम कितनी देर आउटडोर एक्टिविटी करते थे। हमें घर खींच के लेके जाते थे कि अब आओ यार, पढ़ लो, कुछ कर लो। हम स्कूल से आते थे, कम से कम 3-4 घंटे हम बाहर खेलते थे। बट लेकिन आज के टाइम में आप मुझे बताओ कि पेरेंट इतने कॉन्शियस हैं, एक तो या तो पोल्यूशन कंसर्न है या सेफ्टी कंसर्न है, वो बच्चों को बाहर जाने नहीं देते, एक्सपोज नहीं होते। अब बच्चे जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो उन्होंने ऑलरेडी खा भी रखा हुआ, तो वो कहाँ से डाइजेस्ट होगा अच्छी तरीके से? भाई डाइजेशन के लिए आपको एक्टिविटी करनी, जो खाया है वो एनर्जी में तब कन्वर्ट होगा ना जब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करोगे। हमारे भी कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अगर मैं उसको मोबाइल ना दूं ना, तो मेरे बच्ची रोटी खाएगी ही नहीं। ओह माय गॉड। तो क्या है, अब बच्चा, मान लो आपने मोबाइल दिखा के 2 रोटी उसको खिला भी दी,
तो वो उसको लग नहीं रही, उसकी सेहत को कहीं नहीं लग रही, क्योंकि वो तो उसने जस्ट ऐसे ही खा ली, उसका फिजिकल एक्टिविटी तो हुआ ही नहीं ना बच्चे उसने ने। च्यू ही नहीं किया, उसने यूं का यूं खा लिया। और ओह। चबाना जरूरी है क्योंकि उसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे, तभी तो वो पचेगा। खाना पचेगा नहीं तो लगेगा कैसे? वो तो जैसा खा रहा है वैसा वजन निकाल रहा है। शरीर को लगने के लिए उसका पचना जरूरी है। राइट राइट। तो ये अच्छा, है। आजकल डॉक्टर साहब, मैम, मैक्सिमम लोग 90% ऑफ पर्सन जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, है ना? जो ठीक है, करते भी हैं, व्हाटएवर, जो भी उनका चॉइस रहता है, या बिजी लाइफ है या स्ट्रेस लाइफ है, व्हाटएवर। अल्कोहल जो कंजप्शन है बॉडी में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो जिससे डिसीजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो अल्कोहल को लेके हमारा आयुर्वेदा और या हमारा होम्योपैथी, हम वो कितना वर्क करता है? देखो, अल्कोहल को अगर बोला जाए कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अल्कोहल खुद में ही अपने आप में कैटेगराइज्ड है कि किसमें कितना परसेंट अल्कोहल है। राइट राइट राइट, ठीक है ना। अब इसमें विस्की आती है, आपका स्कॉच आता है, बियर आता है, तो मतलब lots of मल्टीपल things, वोडका, मतलब बहुत चीजें हैं। तो हर एक कोई भी चीज हो, चाहे आप खाने की चीज क्यों ना हो, अगर आप उसको लिमिट में लोगे तो वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम बियर को ही लेते हैं, भाई आपने हफ्ते में एक बार सिर्फ आपने मतलब एक ग्लास आपने ले ली, तो वो एज एन डायूरेटिक काम करेगा। ठीक है, आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी फ्लूइड को निकालेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। बट लेकिन वहीं पता चले मैंने बोला और आप कल से ही डेली लेना शुरू कर रहे हो, जिसको डायबिटीज है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, जिसको बीपी की दिक्कत है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, हार्ट डिसीज है वहां पर उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो आप किसी भी चीज को है ना लिमिट में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही नहीं, हेल्दी चीज भी अगर इसकी जगह कहूं मैं, आप दूध लो या घी लो, वो भी नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर आप उसको घी को सुबह शाम ज्यादा ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, कैलोरी ज्यादा ले रहे हो, बर्न कर नहीं रहे, तो वो भी तो आपके ऊपर हर्ट तो मैं तो नुकसान देगी बिल्कुल ना। भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि अल्कोहल तो इन एनी फॉर्म इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। है नुकसान, मैं किसी का प्रमोट मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक जनरल बोल रहा हूँ अपनी चीज। नहीं एग्जैक्टली, मतलब आई तो कांट प्रमोट दिस। अच्छा क्वेश्चन था। अल्कोहल कंजम्पशन तो देखो किसी भी फॉर्म में बेकार ही है ना। अच्छा, अगर हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, क्या होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जो भी है, तो वो हम मेडिसिन के उससे करें तो बेनिफिशियल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। सपोज हमें डिटॉक्स अपनी बॉडी करनी है और अगर हमारे पास प्रॉपर हमें डाइट नहीं पता, तो अगर हम आयुर्वेदा या हम होम्योपैथी के थ्रू जाते हैं तो वो सेफ रहता है। बॉडी डिटॉक्स तो आप वैसे भी कर सकते हो ना। आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर खीरा डाल लिया, नींबू डाल लिया, ओके, रेमेडीज हैं। तो आप जैसे पूरे दिन का भी अपनी रेमेडी बना सकते हो। जैसे कि एक जग आपने पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर आपने आधा खीरा काट कर डाल लिया, आधा नींबू आपने उसके अंदर डाल लिया, पुदीने के पत्ते थोड़े से आपने डाल लिए और उसको 1 घंटे तक फ्रिज में रख दिया। अब उसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा उस पानी के अंदर आ जाएगा। आप डेली उसको पियो, बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो जाएगी। रेमेडीज लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए दवाइयां नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करनी होती है। और कुछ ना भी ले रहे हो ना तो बॉडी डिटॉक्स अपने आप खुद भी कर लेती है। ये खुद बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेती है। आपको पता है कि मौका देना पड़ेगा ना। अल्कोहल पिएंगे तो कैसे मौका मिलेगा बॉडी को अब हम डिटॉक्स करने का है। तुम एक चीज को मत पकड़ो डिटॉक्सिफाई के लिए कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांस फैट वगैरह कम ले रहे हो, मैदा वगैरह मत लो, या एक सिंपल हम फास्ट करते हैं। एक दिन फास्ट करने का मतलब क्या होता है? वो अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। एग्जैक्टली, बॉडी का फास्टिंग इज द डिटॉक्सिफिकेशन बाय इटसेल्फ। आपको इसके लिए कुछ ज्यादा रेमेडीज नहीं करने की जरूरत। लेकिन हाँ, कई लोग होते हैं भी जो फूडीज होते हैं, उनके लिए थोड़ा इश्यूज होता है, तो वहां पर उनको ट्रांस फैट नहीं लेना है, उन्होंने ज्यादा शुगर नहीं लेनी है। बिल्कुल वो कहते हैं ना दलिया या खिचड़ी, वो लेना है। एक आधे दिन वो करेंगे तो अपने आप ही बॉडी डिटॉक्सिफाई खुद कर। और फास्टिंग में जब भी हम करते हैं तो यूजुअली बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो अपने आप ही रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो फास्टिंग इज द बेस्ट वे अगर आप अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हो किसी भी बीमारी से। फास्टिंग करो, बेस्ट है। अच्छा, एक चीज और, जैसे भी हमने अल्कोहल की बात की, बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल ले रहे हैं तो वो अपने, अगर उसको अल्कोहल जैसे हैंगओवर हो गया मॉर्निंग में, रात को बहुत ज्यादा हो गई, जब उसको वो डिटॉक्स करना हो, वो निकालना हो, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं कि भाई वो आराम से क्लीन हो जाए और उसको क्या होता है डिसइम्पैक्ट ना हो?
सारा फोकस जो है ना अल्कोहल में देखो लेके subject जा आ रही गया है, हो वो और ये मैंने- मेरे को घूर घूर के देख रही है बार बार बोलती है अल्कोहल इधर मुंह हो जाता है। इस वाले एपिसोड में इस बात का बहुत मजा आने वाला है, हमें पता लग गया। अब आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो तो आपके पास क्वेश्चन आने से पहले मैडम के पास आएगा, वही देन वहां जाएगा। देखो नहीं देखो, अल्कोहल कंजम्पशन तो अगर आप कर भी रहे हो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स छोड़ ही रहा है। Right. और अगेन अगर आप यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, हैंगओवर उतारने के लिए Lemon water. पानी में नींबू डाला, नींबू क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स ही कर रहा है। Right. ठीक है, तो लेकिन वो एक दिस इज नॉट द वे, मतलब आप ठीक चीज नहीं कर रहे हो ना, आप एक गलत चीज को छुपाने के लिए एक सही चीज कर रहे हो, तो गलत ये तो गलत है ना। आप राम 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 कर रहे हो ना, फिर घर जाके एक इंसान को मार रहे हो, तो वो तो देखो कुछ नहीं हुआ ना, भगवान के आगे टन करने से कुछ नहीं होता। मतलब डायूरेटिक्स मन में श्रद्धा जो होनी भी चाहिए। चीजें डायूरेटिक्स जो होती है ना, मतलब जो यूरिनेशन को थोड़ा बढ़ा दे, तो वो चीजें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल। हैंगओवर को निकालने के लिए। Right. तो बेसिकली लिक्विड वे में ज्यादा। एग्जैक्टली तो हम ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे ही थोड़े जो भी जिस चीज में थोड़ा स्ट्रिंजेंट टेस्ट हो तो वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर Okay. मल्टीपल Okay. और बहुत बेसिकली ब्रॉड क्या है। होता है, अल्कोहल आपकी लीवर पे इफेक्ट करता है, उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है, तो हमें ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जो हमारे लीवर को नेचुरली क्लीन करे। तो जैसे नींबू है, नींबू हम इसलिए लेते हैं कि वो नेचुरली हमारी बॉडी को क्लीन करता है। ऐसे Right. पुदीना होता है, नेचुरली हमारे लीवर को क्लीन करता है, जो हमारी बॉडी को नेचुरली क्लीन करने में हेल्प करता है, वो चीजें हमें लेनी फिर चाहिए। Right. ये है। अच्छा, जैसे फास्ट फूड है, ये फास्ट फूड जो है अगर ये रेगुलर खाए जाएं तो कितना इसका मतलब कितना दुष्प्रभाव है इनका बॉडी? पूरा दुष्प्रभाव है। Okay. देखो, फास्ट फूड मतलब फास्टली प्रिपेयर किया गया, जो चीज फास्टली प्रिपेयर की गई उसमें हमें प्रोसेसिंग ज्यादा करनी पड़ी। जब ऐसे ब्रेड ही ले लो, आप ब्रेड अगर लेते हो तो ब्रेड खाना कोई अच्छी चीज थोड़ी है। यूजुअली इंडिया के जितने भी घर हैं उसमें ब्रेड ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। हाँ, right. और ब्रेड क्या करते हैं, हमने उसको क्या किया, पूरे इतने प्रोसेसेस के साथ उसको बनाया कि उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमने निकाल ही लिए। अब हम ब्रेड खा भी रहे हैं तो हमें सिर्फ कैलोरी मिल रही है, हमें कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही है। और तो और वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, जॉइंट्स पेन उसको खाने से हो जाते हैं, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। तो सारी चीजें फास्ट फूड खाने से तो होगा ही सब कुछ, और वो और क्रेविंग्स को बढ़ाएगा। जितना आप बर्गर खाओगे अगले आपको और थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। फास्ट फूड खाने से आपकी भूख कभी नहीं मिटेगी, आपको और ज्यादा भूख लगेगी। आज की जनरेशन जो बीमार है ना, वो सच बताऊंगा तो इन फास्ट फूड की वजह से ही। बिल्कुल, क्योंकि सभी के अंदर ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट जो होता है वो आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हार्ट डिसीज होगी तो बीपी उससे कोरिलेट होगा डायरेक्टली। सारे विशियस साइकिल है। आप में मैदा सबसे ज्यादा होता है, मैदा होगा तो आपका डाइजेशन को हैम्पर करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा। इसके अलावा जितने भी हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ रही हैं उसके साथ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या है, सबसे ज्यादा शुगर है उसके अंदर, शुगर लेवल ठीक बहुत है? हाई होने तो आप इतनी वीडियोस आ रही हैं आजकल, आप देखो तो ये जो है ना, जो मैंने आपको बताए हैं 2-3 चीजें, ये आपकी आज की जनरेशन को खोखला कर रही हैं बेसिकली। और जितनी भी जो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपका डायबिटीज आ जाता है, आपका जो है थायराइड दिक्कत आती है, जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसको तो बैन कर दिया जाए, जितना अच्छा हुआ। बैन नहीं होगा वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी बट वो आपका एक पर्सपेक्टिव है कि भाई कि अगर हम बॉडी अपने avoid को कर अच्छा सकते रखना है तो हमें उसे बिल्कुल। अवॉइड करना चाहिए। Exactly. अवॉइड करना चाहिए। पर फॉर अ टेस्ट आपने हफ्ते में एक बार ले लिया थोड़ा बहुत तो ठीक है, इट्स ओके, बट लेकिन आप डेली रिकरेंट उस चीज को लिए जा रहे हो, यही तो ये problem पता है। होते हुए भी कि ये बीमार करेगी, तो वो तो अपने आप ही। हमने देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज के अंदर जिनके पास टाइम नहीं होता, पेरेंट्स दोनों सपोज वर्किंग हैं, तो बच्चे ब्रेड लेके जा रहे हैं, हाँ, मैगी लेके जाते हैं, बिल्कुल। वो क्या होता है, मैक्रोनीज है, पास्ता हो गया, वो मैक्रोनी। और ये लंच है सब उनका कुछ बच्चों का, मैदा सोचो है। आप, वो लंच है। और मे बी ये पॉसिबल है कि सुबह अगर वो मैक्रोनी दोपहर को लंच में लेके आ रहा है बच्चा, तो हो सकता है सुबह वो ब्रेड ही खा के आया हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल जो कि होता है। बच्चों को बीमार कर रहे हैं। तो अब ये देखो ना कि वो इसलिए बच्चे- उनके साथ इश्यूज भी हैं बच्चों के साथ, कितने हाँ। देखो ना आप हॉस्पिटल्स में जाके देखो कितनी बीमारियां हैं बच्चों को जो बच्चों को होती ही नहीं है। बिल्कुल। आज छोटे बच्चों को हम बात करते हैं, कई बार देखो ना बाल सफेद हो रहे हैं बच्चों की छोटी उम्र में। हाँ। बच्चों को शुगर है, हमने तो कभी सुना ही नहीं अपने टाइम में कि बच्चों को भी शुगर होता है। एग्जैक्टली। बड़े छोटी एज में शुगर हो रहा वो रीजन क्या है ये देखो ना, आजकल क्या है कि अब वो बच्चे बीमार हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल को वो बदलना नहीं चाह रहे, ना ही उनके पेरेंट्स को बदलने दे रहे हैं। हाँ, बदलना। अब वो खुद आज की जनरेशन बीमार है, ठीक है, कल को जो उनकी प्रोजेनी आएगी तो ये सोचो कि वो कितनी बीमार होगी। और सबसे बड़ी बात ये है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है 0 ना। एग्जैक्टली।
बच्चा बाहर तो खेलने जा ही नहीं रहा, घर के अंदर है, टीवी देख रहा है या मोबाइल गेम देख रहा खेल रहा है, खेल के नाम पे वो गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है। फिर शेयर करने के लिए नहीं है ना। देखो पहले हमारे पास इतने सारे कजन्स होते थे, हमारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, हमारी कोई बात होती थी हम शेयर कर लेते थे। बच्चा अब शेयर ही नहीं कर पाता, उसके पास ना अपने अच्छे दोस्त है, ना उनके पेरेंट्स के पास टाइम है। और आजकल ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, तो ना ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो वो उनके में मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। दूसरा, उनके ऊपर पीयर प्रेशर है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि आप अच्छे नंबर लेके आओ, सारी चीजें करो। तो वो क्या है, वो प्रेशर और ये सारी चीजें मिलके ना बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां कर रही हैं। उनको डायबिटीज क्यों दिख रहा है? डायबिटीज नहीं होना चाहिए ना छोटे बच्चों को, क्यों हो रहा है? भाई जेनेटिक हो तो अलग बात है, बट अगर नहीं है तो मतलब ये सारी चीजें कोई ना कोई चीज गलत चल रही है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो ये ही सारी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर डाइजेशन इश्यूज की बात की जाए, कुछ लोगों को है, तो उनके लिए आयुर्वेदा में क्या रेमेडीज हैं और होम्योपैथी में क्या रेमेडीज? देखो, डाइजेशन को इम्प्रूव आप नेचुरली चीजों से कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो मैदा को हटा दो अपनी डाइट से, बिल्कुल मैदा को तो करो, क्योंकि जो चीजें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाती हैं तो वो आपके डाइजेशन को हैम्पर और मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दही को, प्रोबायोटिक होती है, नेचुरली एंजाइम्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस के अंदर होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है। ग्रेट। तो आपको दही इंक्लूड करनी है दिन में कम से कम एक बार। आपको ज्यादा फ्लोटुलेंस रहता है, ब्लोटिंग आपको ज्यादा होती है, तो आपने क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच अजवाइन डाल के रख देनी है। ठीक, रात भर ऐसी उसको रखे रहने दो, सुबह आपने उसको छान लेना है। अब उस 1 गिलास पानी को आप 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लो। ओके। एक पार्ट आपने सुबह उठते ही खाली पेट लेना है, एक आपने लंच से पहले लेना है 15 मिनट पहले, और एक ऐसा ही आपने डिनर से पहले लेना है। मतलब खाली पेट, खाली पेट। हाँ, सिंपल, कुछ भी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपकी डाइजेशन ऑटोमेटिकली, अगर आप 1 हफ्ता भी करोगे ना, तो आपको अपने आप दिखेगा कि मेरे अंदर तो चेंजेस आ रहे हैं। जो एक तो अब डाइजेशन 2 तरीके से होती है, ये नहीं सिर्फ आपको भूख लगनी, आप खा रहे हो वो भी तो पचना चाहिए, आपकी बॉडी को दिखना चाहिए ना कि यहाँ लग रहा है कुछ, तो ये दोनों में ही आपको कारगर साबित होती है। ओके, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपने ज्यादा मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो, अगर आपका डाइजेशन से प्रॉब्लम आपको हो रही है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने ज्यादा प्रोटीन या ऐसी चीजें जो टाइम लेती है डाइजेस्ट होने, वो फिलहाल नहीं लेनी है। हल्की चीजें लेनी है। जब आपको लगे कि आपको बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आ गया, तब आप इंक्लूड कर दो। फिर प्रोटीन भी लो, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए आपको। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बंद कर देना, जो जो चीजें चाहिए, क्योंकि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो आपको अपनी एक डाइटिक प्लान उस हिसाब से बताना है जिस हिसाब से आप किसी इशू से अगर सफर कर रहे हो। जी। अगर आपके अकॉर्डिंग हम बात की जाए, जैसे बेस्ट मील की अगर बात की जाए, मॉर्निंग वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो वो बेस्ट मील क्या है मॉर्निंग? देखो, बेस्ट मील में मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले तो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका, क्या बात, वेरी नाइस। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा, आप एक एथलीट हैं या आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ज्यादा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारा एक सिंपल है, दिस इज ब्रेकफास्ट, दिस इज लंच एंड दिस इज डिनर। यानी आपको ज्यादा ब्रेकफास्ट लेना है, फिर लाइट आपने जो है लंच लेना है, और डिनर आपका बिल्कुल कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा एक नॉर्मल, जैसे आप फिजिक्स चाहते हैं, सबका ड्रीम होता है, वैसे ही वो होता है। अगर आप एथलीट हैं या वो है, तो मैं कहूंगा कि आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए इन द मॉर्निंग, थोड़ी कार्ब उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिटिंग काम है, आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हाँ कॉर्पोरेट है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कार्ब ज्यादा लें, क्योंकि कार्ब जो है इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। फाइबर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो आप कार्ब और फाइबर्स अगर लेते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हमें किन चीजों में मिल जाते हैं फाइबर्स? जैसे पत्ता गोभी आपकी होगी, या जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, सब में मिल सकती है। आलू हो गया, अरवी हो गया, इसमें हमें कार्ब मिल जाता है, तो आप इसको वो अपने हिसाब से, क्योंकि उनका भी सबका टेस्ट, टंग जो है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? इसको वो चीज पसंद होती है जो बॉडी को पसंद नहीं है। अब ये गाली भी, मतलब ये ऑब्वियसली दुश्मनी भी यही कराता है, लड़ाई भी यही कराता है, और आपकी हेल्थ भी यही बनाती है। और इसको वो चीज अच्छी नहीं लगती जो बॉडी को पसंद है। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि आयुर्वेदा ऐसी चीज है और ये जीभ ऐसी चीज है, जो बॉडी को पसंद है वो जीभ को पसंद नहीं है। बिल्कुल। और जो इसको पसंद है वो उसको पसंद है। हाँ, कि मतलब भाई बॉडी को अलग चीजें चाहिए होती हैं, बट जीभ को अलग चीजें। ये तालमेल जो है बिठाना पड़ेगा। जिस दिन ये बैठ गया, उस दिन मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया बिल्कुल हेल्थी। राइट।
बेसिकली एक हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे किचन से ही आती है। एग्जैक्टली बिल्कुल बाहर से तो बिल्कुल ही अवॉइड ही कर देना, नहीं, वो चीजें बॉडी को impact सिंपल करती हैं। मील्स आप बहुत अच्छे से बना सकते आपकी हैं, ऐसी बात किचन नहीं में है। इतनी स्पाइसेस हैं, इतनी स्पाइसेस होती हैं, वो सारी स्पाइसेस आयुर्वेद में मेडिसिन का काम करती हैं। अब आप ये देखो कि कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी जो रही इंडिया की क्यों रही, क्यों फास्ट रिकवरी रही? हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि हम इंडियंस ज्यादा स्पाइसेस, अचार, हम अचार खाते हैं सारे। हाँ जो अचार है ना, वो अपने आप में एक मेडिसिन है। ओके। बोलते भी हैं कि पुराना क्यों? अचार तो हाँ, अचार के अंदर क्या क्या नहीं होता, कितनी सारी स्पाइसेस मिलाई जाती हैं, सारी दुनिया भर की चीजें, सब चीजें होती हैं, हाँ, बिल्कुल फर्मेंटेड होती हैं, इतने एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करते हैं। पहले जमाने में कहाँ इतना वो होता था, सिर्फ इंसान क्या करते थे, अचार के साथ रोटी खाई एग्जैक्टली, और पूरा दिन प्याज बिता हो दिया, गया, अचार हो गया, बस। लस्सी हो गई, वो ज्यादा दही फिट हो रहते गया, थे। हाँ। तो ये बिल्कुल। चीज है, मूल मंत्र जो है आपके किचन में है, बस किचन को समझना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये जरूरी है। अच्छा, आजकल देखा गया है कि लोगों में ना, जो बेसिकली वयस्क हैं, जो नए बच्चे हैं, उनमें सेक्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये मानिए कि खैर वो एक रिसर्च अलग है कि उसमें माना जाता है कि बहुत सारे डाइवोर्सेस सिर्फ इसी बेस पे होते हैं। बिल्कुल उसका बेस रीजन यही रहता है। तो वो प्रॉब्लम्स उनको क्यों आ रही हैं? ऐसा मतलब ठीक है, खान पान हम मान गए, बट खान पान में मतलब क्या ऐसा ठीक चीजें करें, रेमेडीज ऐसी वो चेंज करें, उनका डाइट ऐसा चेंज करें जिससे उनका बॉडी थोड़ा ठीक हो जाए? देखो ये और सारी ये प्रॉब्लम चीजें भी तो क्यों हो रही है थोड़ा मैं सबसे Exactly. मुझे तो ये लगता है कि ये सारी जो चीजें है ना आपके माइंड से रिलेटेड है। राइट कई बार तो ना कोई जैसे नया कपल होता है जी तो उन दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या तो वो आपस में उनका कॉरिलेशन ही ठीक नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को। तो वो जो ना समझना है ना एक दूसरे के बीच में, जो अंडरस्टैंडिंग इतनी पैदा ही नहीं हुई, जी जी तो आप वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते जो आपको देनी चाहिए। जी जी कई बार तो हमें लगता है हमें ये प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम होती ही नहीं होती नहीं है, वो माइंड से चल रही होती है। माइंड से चल रही हैं Right, सारी right, चीजें। और कई बार एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है, बट उसको टाइमली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। मैं अगर थोड़ा सा इनको इंटरप्ट करके मैं बोलना चाहूंगा कि देखो फिजिकल एंड मेंटल्स दो अलग स्टेट हैं, और दोनों ही आपके सेक्सुअल जो आपको इश्यूज बॉन्डिंग होते हैं। है या जो इश्यूज हाँ, अब देखो अगर हम फिजिकल की बात करें, देखो मल्टीपल है। अगर किसी की एज है, भाई एज के साथ साथ ऑब्वियसली बात है बॉडी के सेल्स डिके होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर दिखता ही है आपकी हेल्थ पे, तो एक बहुत मेजर फैक्टर है। फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लोगों को बहुत है, डायबिटीज है। अब सही बात डायबिटीज में क्या होता है, लोगों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जहाँ नर्व्स ढंग से काम नहीं कर पाती है, वो एक इश्यू डायरेक्टली रिलेट करता है। आपको अगर बीपी की शिकायत है, अब बीपी की शिकायत होती है तो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दे दी कोई भी वैसो डायलेटर, वेसल्स को डायलेट करने के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर को कम किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कि जब हमें इरेक्शन चाहिए होती है, तो वहां पर आपका जो ब्लड जितना जाना चाहिए वो जा ही नहीं पाता है। ओके तो जितने भी जो बीपी की दवाइयां ले रहे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये इशू आता है, ये इरेक्शन का। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आपकी डाइट बहुत मैटर करती है कि आप ले रहे हो। बहुत सारे एसेंशियल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको नॉलेज ही नहीं होती है कि हमें लेना चाहिए, तो वो ट्रेस एलिमेंट जो है टाइमली लेना बहुत जरूरी है। फिर स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल्स, भाई आपका आप किस स्टेट में हो, आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, या आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, आपको मतलब एक परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस का भी एक रहता है ना, सभी को रहता है इशू। एक्चुअली ये भी है कि इंडिया में एक माइंडसेट है कि अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ मेंस को हो सकती है, राइट। फीमेल्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। फीमेल Exactly. सेक्सुअल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। नहीं देता। तो वो भी तो ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देखो जब अगर कोई सेक्सुअल परफॉर्मेंस देनी है तो दोनों ने ही तो देनी है। एग्जैक्टली। तो सिर्फ मेंस की तरफ ही क्यों जा रहे हो? फीमेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की तरफ तो ध्यान दो कि एक्चुअली में उसको कहीं थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स उनकी भी हो सकती है। बिल्कुल थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, या हो सकता है कि उसको कोई सेक्सुअल एलर्जी ना होती हो, तो वो क्यों नहीं हो रही ये भी जानना जरूरी है। या पेनफुल हो गया है जो प्रॉब्लम है, जो अगर सेक्स है अगर वो पेनफुल है तो आप कर ही नहीं पाओगे आगे। तो ये दोनों ही चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जब आप एक सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से लेके जा सकते अच्छा, इन चीजों को सपोज जो इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, सपोज कोई फेज में प्रॉब्लम चल रहा है, सपोज कुछ ऐसा, तो उसके लिए उसको अपना हेल्दी डाइट चार्ट प्लान अच्छा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको डिस्कस करना चाहिए। ओके, बेसिकली कपल्स के साथ प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर के पास आना ही नहीं चाहते, वो डॉक्टर से डिस्कस करना ही नहीं चाहते। उनको क्या लगता है ना, वो क्या करते हैं आजकल, तो नेट सर्फ किया,
कोई भी प्रोडक्ट दिखा चलो मंगवा लेते हाँ, हैं, हाँ, लाइमलाइट में खुद भी नहीं आना चाहते, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता कि वो अपनी पर्सनली अपनी पूरी आप पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। क्यों? कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस आने लगेंगे ना रिलेशन में भी। बिल्कुल। उनको समझना चाहिए कि अगर आपको इशू आ रहा है तो टाइमली आप जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ताकि वो समय रहते क्या रूट कोज है उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। बिल्कुल। अब कोई पेशेंट आती भी उनको, अभी हम क्लिनिक पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको क्या लगता है सिर्फ रातों रात तो दिक्कत आई नहीं, समझनी चाहिए रातों रात दिक्कत नहीं, और ना ही रातों रात रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल। राइट राइट, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि रूट कॉज तक पहुंच सके। देखो सिंपल सी बात है, अभी कोरोना आया, ये नहीं है कि पहली वैक्सीन बनाई तो वो बन गई। भाई R&D होती है ना, पहले आपने एक चीज बनाई है, फिर पता नहीं कितने लोगों पे टेस्ट किया है, जब जो रिजल्ट अच्छा आया है वो मार्केट में लॉन्च की गई है। तो होता क्या है, जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो वो क्या अपने इश्यूज बताता है, हम समझ पाते हैं क्या ट्रीटमेंट लिया, वो सारी चीजों को हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कमी है, उसको हमें फिलफिल करना है, और तब उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। मैं नहीं कहूंगा 100% हो जाए, वो दोबारा आएगा फिर बताएगा तो हमें पता चलता है कि हाँ इसको मेडिसिन की पोटेंसी को इंक्रीज करना है या मेडिसिन को ही चेंज करना है। बट लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा है कि उसको रिजल्ट देना, वो हम देंगे। और इसमें सारी चीजें जरूरी होती हैं, दवाइयां भी जरूरी हैं, काउंसलिंग भी जरूरी है, डाइट भी जरूरी उनको है, सही तरीके से प्रिपेयर करना भी जरूरी है, डाइट का अपना रोल है, एक्सरसाइजेस का अपना रोल है, हर चीज का अपना रोल है, लेकिन गाइड तो डॉक्टर ही करेगा ना। और एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी तो मुझे रात रात में रात आराम आ जाए और Exactly. सुबह तक आराम लग सबसे जाए। बड़ी उनको ये लगता है expectation कि रात रात में आराम उनको चाहिए। सिर्फ ये लगता है कि आज दवाई दी है तो आज जो परफॉर्मेंस है वो 100% आनी चाहिए। हाँ, भाई ऐसा नहीं होता वो ना, एकदम से जो अब रिजल्ट अगर का हमारा एक बैट्समैन है, ये थोड़ा आज वो प्रैक्टिस सेशन में गया है तो आज वो 100 ही मारेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई, वो भी तो 0 पे आउट होता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपकी बॉडी एक रिकवरी फेज में है, उस रिकवरी फेज को आप टाइम तो दो। और जैसे मोस्ट ऑफ टाइम हमने ये भी देखा है कि सपोज कोई पेशेंट है, उसने डॉक्टर को दिखाया, उसने उसको 2 या 3 दिन की दवाई दी, और जब तक वो डॉक्टर उस चीज को समझेगा, जैसे भी आपने बताया कि उसका एक क्योर करेगा ना उसको कि भाई ये मेडिसिन दी है, उसकी बॉडी को समझेगा, तो उसको अगर 2 दिन में आराम नहीं आया ना, यार डॉक्टर सही नहीं है वो तो है ही, दूसरे में जाएगा, अरे बेकार है, अच्छा वो जाके 4 लोगों को और बताएगा ना, अरे बेकार है। होम्योपैथ और आयुर्वेद के साथ प्रॉब्लम यही है, होम्योपैथ और आयुर्वेद की जो रेमेडीज होती है ना, मैं कहती हूँ कि इनसे बढ़िया दवाई कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग सोचते हैं कि ये स्लो एक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है बेसिकली? मेरे पास कितने सारे पेशेंट आते हैं, मेरे पास कितने सारे पेशेंट आते हैं, विद इन 5 days उनको रिजल्ट आता है। अच्छा, ये वाली डिसीज है, ये वाली नहीं है कि जो स्लो एक्टिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक्जिमा की दिक्कत है या सोरियासिस की दिक्कत है, ये तो लंबा चलना है, एग्जैक्टली, मतलब जो बहुत समय से करता है ना कि भाई पेशेंट का रिएक्शन क्या है। अब जैसे सिंपल फीवर की कोई दवाई आप ले लेते हो, अगर हम बात करें पैरासीटामोल ही आप ले लेते हो, तो जरूरी तो नहीं आपका 1 घंटे में बुखार उतर जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। किसी का बुखार 1 घंटे में उतरेगा, किसी का पूरे दिन में उतरेगा। तो अब पेशेंट की रिएक्टिविटी भी तो डिपेंड करती है कि आप किसी चीज को कितना रिएक्शन दे रहे हो। अगर वो मेडिसिन लेके ही बोलते मुझे तो आराम ही नहीं हुआ, तो दवाई खराब थी, बिल्कुल। तो वो देखो हो सकता है जो 1 दिन में किसी का मेडिसिन देने के बाद 1 दिन में आराम आ जाए, किसी को 2-3 दिन लग जाए। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट रिएक्टिविटी। देखो आज बताते हुए मुझे भी, मैं कहता हूँ बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि जितने भी ऐसे डिसीज आ रहे हैं आजकल, जैसे सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, स्किन रिलेटेड, जहाँ पे लॉन्ग टर्म से इंसान परेशान था, तो इवन दो आज एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे पास जो हैं पेशेंट को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप लो, तो वो हम प्राउडली फील कह सकते हैं कि हमें, और रिजल्ट बहुत अच्छा। और हमारे पास ना मैक्सिमम पेशेंट ऐसे ही आते हैं जो जगह जगह से दवाई ले चुके होते हैं और फिर हमारे पास आते हैं। देख लो उनके डॉक्टर खराब है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि डॉक्टर खराब है, नहीं ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस सभी पैथी की है, एलोपैथी भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर हम टाइमली एड्रेस कर लें किसी एक पर्टिकुलर पैथी के साथ, तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमने देखा है कि कहीं पर स्टेरॉइड्स दे दी जाती हैं जो सप्रेस कर देती है, बीमारी को दबा देती है। इम्पैक्ट तो आता है बॉडी पे, बट वो फिर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो बहुत सप्रेस करके। अब एक चीज है, हमें पता है आग लगी हुई है, आपने आग को नहीं बुझाई है, आपने अपर से उसको दबा दिया, लेकिन वो जो चिंगारी वो अंदर अंदर से लुकती जा रही है, बिल्कुल समझ लो, कभी भी वो पूरा जल सकती है। तो वही बीमारी को अगर आप सप्रेस कर देते हो ना, तो वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुई है, वो अंदर ही अंदर बढ़ रही है। अब वो किस रूप में बाहर आके निकलेगी और कितना उसकी पोटेंसी कितनी हाई होगी, वो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें
टाइम देना चाहिए मेडिसिन को भी और एक ट्रीटमेंट प्लान को, बट लेकिन आपने टाइम दिया तो वो आग बिल्कुल बुझ जाएगी, ये फॉर श्योर है। बेसिकली वो जड़ से खत्म। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए मुझे कि आज की डेट में अगर 100 मैरिजेस हो रही हैं तो उसमें से 60 to 70% का एवरेज है कि उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है। ये बहुत हमने एक मैक्सिमम टाइम पे जितने लोगों से भी सुना है या एक रिसर्च भी कह लो आप कि प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं। आप देखो 30 के बाद यूजुअली शादी, पहले क्या हमारी मतलब पहले के मतलब शादी हमारी भी खैर 18 20 21 साल की, हमारी भी जो है ये मैं 24 28 इतने में हुई थी शायद, मतलब सही है। 24 थी उनके 28 थी, एज बता दी। एग्जैक्टली। अभी कितने हो नहीं बताएंगे अभी तो ये पिछले महीने। तो इसमें क्या है ना, बेसिकली लेट मैरिजेस जब होती है ना, देखो फीमेल आप मतलब ये तो सबको पता होगा, सारी फीमेल्स को पता होगा, फीमेल्स के मेंसेस स्टार्ट होते हैं, फिर एक एज आती है जिसमें उसके बंद हो जाते हैं मेंसेस, है ना, क्योंकि हर महीने एक एग होता है जो बाहर आता है और वो मेंसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज वो मेंसेस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। उसका रूटीन। अब वो एग्स भी एक नंबर है उनका, ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर है, तभी तो बंद हो रहे हैं ना, मेंसेस बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंडे खत्म हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आजकल आज आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज हैं बड़े बड़े, वो फ्रीज करवा लेते हैं अपने एग्स को, सुना भी होगा आपने, वो एग्स को फ्रीज करा लेते हैं जब उनको जरूरत होती है, अपना एग लिया और अपना प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब नॉर्मल जो हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं वो हम फ्रीज तक तो वो सोचेंगे नहीं, वो तो लेट बिल्कुल वो हमारे तो जेब से बाहर है ना। अब वो क्या है, अब वो चीज, अब एग्स तो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं और जैसे 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 करके फीमेल की एज बड़ी होती जाती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। और ऐसे ही मेल्स के साथ भी है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनके स्पर्म काउंट भी कम हो रहे हैं, मोर्टेलिटी सब कम हो रही है, उनकी पावर कम हो रही है स्पर्म्स की। तो वो सारी चीजें ना, एज इज अ बिग फैक्टर, स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर नाउअडेज, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बांझपन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डाइट, ट्रांस फैट, ज्यादा चीनी, ज्यादा जो है नमक आपकी बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सेम चीज है ना, देखो जैसे सेम चीज है, देखो जैसे हम सेक्सुअल जब डिजीजेस की बात करते हैं तो हम ज्यादातर मेल्स की तरफ ध्यान देते हैं, फीमेल्स को छोड़ देते हैं। और जब बांझपन की बात आती है हम फीमेल के पीछे पड़ जाते हैं, हम मेल्स की तरफ जाते ही नहीं है। बेसिकली इन एवरी कंडीशन दोनों उस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, बिल्कुल, है ना, चाहे वो बॉडी वाइज कैसे भी हो, भाई ट्रीटमेंट। जब शादी दोनों की इकट्ठी करवाई है तो प्रॉब्लम भी दोनों की इकट्ठी एड्रेस होनी जरूरी है। तो इसलिए हमारे पास अगर कोई आता भी ना तो हम तो दोनों को ही काउंसिल करते हैं। बिल्कुल। और हमें जहाँ पे लगता है कि फॉर एग्जांपल मेल या फीमेल किसी के अंदर हमें कुछ जरूरी टेस्ट भी करवाने हैं तो टेस्ट भी हम करवाते हैं, उन टेस्ट के अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है, ताकि उनको भी जो एक बच्चे का, हमें पता है ना बीइंग अ पेरेंट्स, हमें पता है कि क्या सुख होता है एक पेरेंट्स के लिए जब बच्चा गोद में आता है ना, तो वो जो फीलिंग होती है दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, नेक्स्ट लेवल होती है। उसको तो बयां करते मैं कहता हूँ अभी, मतलब बच्चों के लिए कितना पेरेंट कितना वो होता है। तो सेम मैं नहीं चाहता कि कोई भी पेरेंट, कोई भी जो चाहता है आज की जनरेशन में इसको अनुभव करना, तो वो किसी भी तरीके से इससे वो रहे। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसके जो रीजंस हैं वो एज हो गया। एग्जैक्टली, एज सबसे बड़ा एज होता है। इसके अलावा कोई आजकल क्या है ना, प्री एग्जिस्टेंट डिसीज बहुत होती हैं लोगों के अंदर। ओके, किसी को डायबिटीज, आप देख रहे हो यंग एज में 20-22 साल में जो है डायबिटीज आ रही है, वो बहुत आ रहा है। और फीमेल्स में पीसीओडी, हाँ, फीमेल्स में पीसीओडी इज अ मेन फैक्टर। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बहुत सारी फीमेल्स को ये पता भी होगा कि पीसीओडी कितनी बड़ी डिजीज है। उसको मतलब हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए। नॉर्मल देखो, हमारी ओवरीज, 2 ओवरीज होती हैं फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर आपके ओवम्स होते हैं जिसको हम अंडे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बताया है कि एवरी मंथ एक अंडा आता है, वो मेंसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है या फिर वो स्पर्म के साथ मिलके प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, अब कई केसेस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो आजकल फीमेल्स में होती, मतलब हार्मोनल चेंजेस आजकल फीमेल्स में बढ़ गई है। मतलब फीमेल्स में खासकर इस पीसीओडी डिजीज में जो मेल हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो फीमेल की बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ओके। ठीक है, और वो आपकी क्या होती है कि जो इमेच्योर फॉर्म में जो अंडे होते हैं ना, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे मैच्योर होके, इमेच्योर फॉर्म में आपकी ओवरी में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ओके। और वहां पे हार्मोनल चेंजेस होगी, फिर इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पे आपकी ओवरीज में
सूजन होनी शुरू हो जाएगी, सिस्ट बनने शुरू हो जाएंगे, गांठें बनने शुरू हो जाती हैं। पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली माने बहुत सारी, सिस्ट cyst बन रही हैं ओवरी के अंदर। माय गॉड। ठीक है, तो वही आगे पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन अगेन वो एक इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है। या हो सकता है कि यूट्रस की शेप ही ठीक नहीं है, या सही टाइम पे उनकी मेटिंग ही नहीं हो रही। कई बार तो सिंपल एक इतना सिंपल वो होता है कि आप अपनी फीमेल की एक फर्टिलिटी पीरियड होता है। एक फीमेल की अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, 28 दिन की साइकिल होती है फीमेल की, और उसके बीच में एक फर्टिलिटी पीरियड होता है जी जी जी, जिसमें वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। मतलब उसमें अगर कपल रिलेशंस बनाएंगे तो वो सबसे फर्टिलिटी होने के मींस प्रेगनेंसी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। अब वो पीरियड ही मिस कर दिया आपने, जब आपने वो एक हफ्ता या जो भी एक 10 दिन का जो पीरियड होता है वही मिस कर दिया, तो उसके आगे पीछे आप करो तो चांसेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है ना वो Lack बहुत of जरूरी knowledge, है। again. तो ये मैं चाहता हूँ कि एक एजुकेशनल वो होना चाहिए कि पूरी गाइडेंस दी जानी चाहिए प्रायर टू द मतलब कंसीव करने से पहले मेल और फीमेल को आना चाहिए, ताकि उनको पूरा एक गाइडेंस देनी चाहिए। क्योंकि एक तो हाइजीनिक बहुत जरूरी है, हाइजीन लेवल में करना चाहिए, कौन सा फर्टाइल पीरियड है तो करना चाहिए। ना सिर्फ तभी कंसीव करने के बाद भी कई बार लोगों को पता नहीं होता, फिर वो मिसकैरेज हो जाते हैं, तो वो नॉलेज देना ना बहुत जरूरी है। तो ये नॉलेज देना। समटाइम्स देयर आर सर्टेन पोजीशंस आल्सो जो सबसे ज्यादा फर्टाइल पोजीशंस होती हैं, तो उसी में ही अगर आप रिलेशंस करोगे उसका थोड़ा तो सा एजुकेशन को होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल कि भाई ये पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, ये चीजें हैं, ये कंडीशंस हैं, और ये मेंटली हेल्थ है या स्ट्रेस की वजह से है या डाइट की वजह से है, जैसे आपने भी बताया काफी सारी हम पेशेंट से जब डील करते हैं ना, तब जब उनकी बातें सुनते हैं तो कई बार तो हम लोगों की होश मतलब हम देखने लग जाते हैं कि इतने अंधविश्वास हैं, अभी तक लोगों को ये चीज नहीं पता है, झाड़ फूक वाले काम चल रहे हैं। एग्जैक्टली वही हम कोरिलेट कर सकते हैं उससे भी। मतलब क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता, बट लेकिन अगर वो मैं बताऊं तो एकदम ही मतलब अभी तक ये चीजें फॉलो की जाती हैं। मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नॉलेज देना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी एक नन्ही जान को लाना है आपने, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब कुछ आपकी बीमारियों के साथ ना आए, एग्जैक्टली है ना, वो एक हेल्दी उसमें आए, आपकी गलतियां बच्चों को भुगतना पड़े, तो वो चीज नहीं चाहते हैं। और वो होता भी है, जैसे जिनको सपोज थोड़ा सा मुश्किल से हुआ है या ऐसा कुछ प्रेगनेंसी बड़ी मुश्किल से आई है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे डिसीज आ भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, प्रॉब्लम निकलती हैं बच्चे को स्टार्टिंग से ही। वो कभी कभी तो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, तो हम लोगों को टाइमली वो कराने भी चाहिए। राइट, ताकि तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब लेडीज की अगर बात की जाए, वो लेडीज थोड़ा जल्दी बीमार होती है, उनकी इम्यूनिटी कम मानी जाती है, तो आजकल लेडीज में प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉमन प्रॉब्लम है जो हम चारों तरफ देखते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं। तो उनके बेसिकली वो क्या है, एलिमेंट्स क्या है जिसकी वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं, क्या वो ऐसा देखो बाल रीजंस होते हैं बेसिकली? फीमेल्स में तो बहुत सारे रीजंस होते हैं बाल झड़ने के। इवन देखो बाल झड़ना तो नॉर्मल है, बाल आपके भी झड़ते होंगे, मेरे भी झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं, लेकिन अगर आपके बाल उतने वापस ना आए, प्रॉब्लम वहां राइज होती है। या जो आपके बाल हैं वो पतले हो रहे हैं, समय से पहले पतले होने शुरू हो गए, तो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वो सिर दिखने लग जाता है, सर दिखने शुरू हो जाता है। फीमेल्स में खासकर यहाँ इस एरिया से बाल झड़ते हैं। मेल्स की जैसे यहाँ से बाल जाते हैं, ये बाल जाते हैं, फीमेल्स में यहाँ से बाल जाते हैं या उनकी चोटी पतली होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कहीं कंघी करेंगे तो बाल आ रहे हैं, सो रहे हैं तो पिल्लों पे बाल मिल रहे हैं। तो मतलब जब ये चीज आती है ना तो टेंशन होने लग जाती है, बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं। अब इसका रीजन है मैक्सिमम फीमेल्स को डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं, मैक्सिमम फीमेल्स को, क्योंकि हॉर्मोन्स जो बहुत अप डाउन आ गया ना, और प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स यहाँ थे एकदम से यहाँ आ गए, तो वो जो हॉर्मोन्स का अप डाउन है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है फीमेल को। तो मैक्सिमम फीमेल्स को डिलीवरी के बाद होते हैं, या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हो उसके बाद होते हैं। अगेन खून की कमी हो, खून की कमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम फीमेल्स को खून की कमी होती ही है, मैक्सिमम फीमेल्स को। उनको पता नहीं रहता ना। विटामिन B12 तो खैर देखो आजकल बहुत सुनने में आ गया, और बहुत अच्छा हुआ कि इतना मतलब आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं इसके लिए, क्योंकि पहले तो ज्यादातर लोग बस CBC कराते थे, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम आया मतलब खून की कमी है, लेकिन यही नहीं पता कि वो विटामिन B12 की कमी की वजह से। राइट, तो एनीमिया इज अ बिग फैक्टर, एग्जैक्टली बहुत बड़ा फैक्टर है एनीमिया। देन PCOD इज अ बिग फैक्टर, जो मैं अब थोड़ी देर पहले बता रही थी। PCOD बहुत बड़ा फैक्टर है फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं।
तो अगेन एंड देन तो फिर सारी चीजें आई फिर जाती हैं, हार्मोन आप डिसबैलेंस स्ट्रेस नहीं होता है, ले रहे एंड्रोजन हो। हार्मोन वगैरह, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हम्म। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ही फैक्टर्स होते हैं। जी जी जी। तो ये देखना पड़ता है हम लोगों को कि किसी एक इंसान की अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट कराए जाते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम एक सर्टेन पॉइंट पे आते हैं, तब उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा ट्रीटमेंट प्लान। जरूरी नहीं है कि आजकल तेल लगाना है तो आपके बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, उससे आप बाल झड़ना रोक सकते हो, ऐसा नहीं होता। हम एडवाइस नहीं करेंगे कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप तेल लगाओ, क्यों? ऑलरेडी आपकी आज के टाइम में बारिश हो रही है, मौसम ऐसा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो आपकी सेबेशियस ग्लैंड तो वैसे ही ऑयल बिल्कुल। निकाल रही है, आप ऑयल और लगा रहे हो, तो आपने तो क्या किया, रूट को बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है ना। जी, जी, जी। और इंडिया में तो एक वो भी है ना, ऐसे जोर जोर से मसाज करते हैं, मसाज करना, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, चंपी करा करा चंपी के आते कराते हैं हैं ना, ना, तो वो मालिश। उससे क्या है ना, बाल रूट्स तो कमजोर हो रही है ना, जी जी जी। तो आपकी क्या है, वो एक बार तो ऑयलिंग आपके अगर करें तो स्लाइटली करें। बिल्कुल हल्के बहुत। हल्के हाथ से ओके। क्लॉकवाइज ओके, एंटी क्लॉक ओके, फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है, वाह। बहुत ऐसे ब्लड वो सर्कुलेशन को नहीं करना इंक्रीज है। करना है बिल्कुल। हमने। आपने तो ब्लड सर्कुलेशन किया, मतलब पूरा ही हेड सर्कुलेशन कर दिया। तो ये मेन बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जी, जी। यूजुअली, और हम सलून्स में खासकर प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो क्या है ना, हम जा रहे हैं सलून्स जा रहे हैं, अब वो जो इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, कैंची है, किसी हाँ, के वो रिपीट तो है। हाँ, अब exactly. आपने देखो ना आजकल लोगों के ऐसे ऐसे चक्के चक्के में बाल कहीं कहीं हाँ, कहीं कहीं हाँ, से उड़ patches, जाते हैं, alopecia। पैचेस हो जाते हैं, है तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कई लोगों को तो ठीक है अंदर से हो रहा है, वो बीमारी है, इंटरनल बीमारी है, लेकिन कई लोगों को इन्फेक्शन लग जाता है। आपने देखा वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, वहां बाल कभी आएंगे ही नहीं। जी जी जी। क्यों? क्योंकि वो स्किन ही खराब हो गई, वहां की इन्फेक्शन God। हो गया, फंगस लग गया वहां पे एक तरीके से, ओके। तो वो वहां पे बाल नहीं आएंगे। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आजकल एक चीज और आ रहा है ना, कई पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों ने शॉर्ट्स चला रखे हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख ली, या ऐसा कि जिसका हाँ, बैकग्राउंड डॉक्टर जी, का या जी, किसी जी। मेडिकल प्रोफेशन का नहीं है, बिल्कुल। वो ऐसी शॉर्ट्स या वीडियो देख लेते हैं और वो जस्ट ट्राई करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ फंस ये जाते हैं। वहां वो फंस जाते हैं, बाल आते नहीं है, पैच बन जाता है। पहले जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि चलो रूट्स तो हैं, हाँ। अब रूट्स हैं तो हम ग्रो कर सकते हैं। जी जी। अब जहाँ पे रूट्स ही नहीं है, खत्म हो चुका है, बंजर पड़ी हुई है, वहां पे आप सोचो फसल उगा दो जी, कैसे आ जाएंगी? ऐसे नहीं होता। तो इस खुद डॉक्टर ना बने, कभी ना बने, डॉक्टर रहने दे। रहने अब दें। होम सलाह कर रेमेडीज लें। एक्चुअली क्या है ना, कई लोगों को तो बहुत अच्छे से सूट करती है होम रेमेडीज, जी, लेकिन जी, जी। कईयों को सूट नहीं भी करती। जी, जी। अगेन वो अब स्किन टाइप किसी की डिफरेंट है। अगर आपको आपने एक रेमेडी बनाई, देन आपने लगाई, अगर आपको वो सूट कर रही है तो आपको पहले दिन से पता चल जाएगा वो सूट कर रही है नहीं कर रही। ओके। आपको कुछ लगाने के बाद फेस पे इचिंग होनी शुरू हो गई, मत लगाओ ना उसको, दूसरी बार भी वही लगाओगे, Right, तीसरी बार भी right, वही, right, मत right. लगाओ। आपकी स्किन उस चीज के लिए नहीं बनी है, आप दूसरी रेमेडी ट्राई करो। जी जी जी। तो ये आपको अपने एक थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, ये चीज है। एक बार कभी भी पेशेंट ना एक तो सच नहीं बताता है, सबसे बड़ा Exactly. क्वेश्चन ये है। अच्छा, ऐसा क्या? अरे मैं अभी एक वाकया बता देता हूँ। एक पेशेंट थी, मलेजमा उसको दिक्कत थी, मतलब झाइयाँ थी उसको। ओके। तो उसको मैंने पहले बोला कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ और आपने ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहीं लगाना, कहीं और मत लगाना। ये मत सोचना कि ज्यादा लगा लोगे, जब ज्यादा एरिया को कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब मैजिकल हो जाएगा, ऐसे मत करना। एक दिन छोड़ के अगले दिन आ गई, सर देखिए मेरे तो होठ भी फट गए इस दवाई से, मेरे तो यहाँ पे भी कट आ गए। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जरूर आपने यहाँ पे भी लगाई होगी, यहाँ पे भी लगाई होगी। तो कहती नहीं सर, आपने जहाँ बोला था वहीं लगाई है। वो तो शुक्र है उसका पतिदेव साथ आया था। कहते झूठ बोल रही है इसने यहाँ सारे आपने जाने में सारे के लगा के बैठी थी ये। मैंने कहा देखो, तो जो चीज बोली जाती है ना वो हम एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि हमें पता है कि ये चीज अगर आप यहाँ लगाओगे तो दिक्कत देगी, बट लेकिन आप क्या सोचते हो, ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं पेशेंट आजकल ना। कि एक चीज और देखो, यूट्यूब में मैंने बोला तो उनके ज्यादा व्यूज होंगे जो नॉन मेडिकल से बिलोंग करते होंगे। जी जी, जिसका सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसका सब्जेक्ट ही नहीं है, वहां पे आजकल तो हर कोई डॉक्टर बना बैठा है जी, उनके कमेंट कोई नहीं पढ़ेगा, वो कहते हैं जी यूज। हाँ सबसे बड़ी बात ये है, हर कोई डॉक्टर बना आप बैठा है। स्क्रॉल अप करो ना, इतनी रेमेडीज आ जाएंगी, आप confuse हो Exactly. जाओगे कि हाँ। मैं क्या खाऊं। एक कोई बोलता है कि दूध के साथ क्या बोलते हैं, केला नहीं खाते, कोई हाँ। कहता है अगले शेक में बनाना शेक बनाना पियो, शेक तो वो पियो। आदमी कंफ्यूज क्या करे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा आता है ना भाई। यहाँ पे अगर आप हमारे पास आते हो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब एनालिसिस होगा तो आपको ये पता चलेगा भाई आपकी मिट्टी कौन सी, आप किस मिट्टी के बने हुए हो, और आपको आपकी मिट्टी के हिसाब से मेरे को आपको क्या क्या तो रेमेडी देनी है, मेरे को कौन सी आपको मेडिसिन देनी है। वो भी डिपेंड करता है कि आपको अर्जेंटली चाहिए
या आपको स्लोली मैनेजमेंट चाहिए, आपको क्या क्या, अच्छा आहार विहार के साथ साथ आपको क्या डेली, आपकी डेली रेजिमेन क्या होना चाहिए वो भी बताया जाता है। तो आपको पूरी आपके होलिस्टिक एक अप्रोच आपको दी जाती है जहां से आप अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हो। बिल्कुल, बीमारी तो ठीक करोगे क्योंकि आप जो हो शायद वो आपको भी नहीं पता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है कि आप जो हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको घूमना फिरना आजाद रहना पसंद है, वो आपकी प्रकृति आपको बोलती है कि आपको ये अच्छा लगता है, बट लेकिन आपके ऊपर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको ये भी देखना है आपके बच्चों को स्कूल जाना है, आपको ये देखना है आपको कमाना भी है, फाइनेंशियल भी आपको स्ट्रॉन्ग होना है। तो वहां पर क्या करते हो आप, एक आवरण, एक लेयर डाल लेते हो अपनी प्रकृति के ऊपर। बिल्कुल, समझ रहे हो कि आप कुछ हो बट लेकिन आपकी जिम्मेदारियों ने आपको कुछ और बना दिया है। समझ रहे हो? ज्यादातर होता ही है, और होता है, सबके साथ होता है। तो यहाँ पे क्या आपने प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया, जो आप हो एक्चुअली, जो आपकी प्रकृति है वो नहीं है, अब आपने जो प्रकृति आपकी चेंज कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, उस आवरण को, अब ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आप जाओ छोड़ो परिवार को, छोड़ो आप घूमो, वो लेकिन नहीं भाग सकता। जो ये प्रकृति आवरण आपने डाल रखा हुआ, जो इम्पैक्ट डाल रही है ना, हम उसको हटाएंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हम हटाएंगे, ताकि आपकी जो आप हो ना, आप वो जी सको। और जब आप वो जियोगे ना, तो आपके जितने बीमारी के सिम्टम्स हैं शायद आधे तो वैसे ही खत्म हो जाए, जरूरत दवाई ना लेनी पड़े, कुछ भी ना लेना पड़े। तो ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है आयुर्वेद के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी देखी गई है, सपोज मैक्सिमम लोग वो जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होते ना, वो क्या करते हैं, सपोज बच्चे को कोई बीमारी हुई, वो दिखाने लेके गए, वो बड़े के केस में भी है, वो दिखाने लेके गए, सपोज आपने कोई दवाई लिख दी उनको कि भाई ये दवाई 3 दिन लेनी है, अब उनको उस दवाई से आराम हो गया, दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए, दोबारा कभी अगर उनको सेम प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास ना जाके उस जो भी प्रेस्क्रिप्शन उनको मिला है, उनको जाके केमिस्ट से शॉप से मेडिसिन ली और वो उसने उन्हें अप्लाई करी। ये इसकी वजह से जो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, हाँ, ये देखा होगा आपने। इसका वो रिसेंट केस ही हम बताते हैं। हमारे पास एक बच्चा आया छोटा सा, हमने उसको मेडिसिन दे दी, ठीक है, वो नॉर्मल उसको टॉन्सिलाइटिस था और फेरेंजाइटिस था, बस थोड़ा सा उसको मेडिसिन दे दी, वो 1-2 दिन में ठीक हो गया। अब क्या हुआ, उसको दोबारा मौसम चेंज या कुछ भी हुआ, वो दोबारा उसको सेम सिम्टम्स आए। उन्होंने क्या, पेरेंट्स ने क्या किया, वो भी चलो देखिए पैसे बच जाएंगे कंसल्टेंशन के, चलो जी इसको वही रिपीट कर देते हैं, वो रिपीट कर दिए। बट लेकिन ये नहीं जाना कि इस टाइम जो इन्फेक्शन था वो उसके लंग्स में पहुंच चुका था। माय गॉड, वो अलग चीज था, वो अलग था। पहले तो टॉन्सिल और फेरेंजाइटिस तक, अब उसको लंग हो गया, लंग्स तक आ गया है वो, अब उसको जो है निमोनिया हो गया। वो क्या कर रहे हैं, वही मेडिसिन उसको दिए जा रहे हैं। जब वो दिक्कतें हो गई, बच्चे को कंजेशन होने लगी, सांसें, और रो रहा था, बहुत कंजेशन फील कर रहा था, जब लेके आए, जब हमने अस्कल्टेट किया ना, तब पता चला कि इसको तो लंग्स में फैल चुका है। कहते सर हमने तो वही दवाई दी थी जो पहले दी थी। तो मैंने कहा भाई जरूरी थोड़ा है एक इन्फेक्शन ही वही सेम ही हो और सेम पोटेंसी में हो या सेम ही उसका इम्पैक्ट हो, ये चेंज होता है। लोगों को ये समझना चाहिए ना, ये नहीं समझते, वो सोचते हैं कि 100, 200, 500 रुपए बचा लेंगे और हम जो पहले दिया था वही हम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता मेडिसिन का रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली, एक दवाई ले रहे हो, जरूरी थोड़ा कि अगली बार भी वो हो। हम यूरिन कल्चर क्यों करवाते हैं किसी का? जी 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 भाई यूरिन कल्चर किसी को कराते हैं तब पता चलता है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी लेना शुरू कर देता है, अपने आप डॉक्टर बनते हैं कि एक हमें एंटीबायोटिक लेनी है, एक वो है एक सिट्राजिन वगैरह कुछ ऐसी कुछ चीज ले लेते हैं और साथ में एक एंटासिड ले लेते हैं। सबको पता है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि जब हम यूरिन कल्चर करा के ये देखते हैं, आप भी मजाक उड़ाओगे, लेकिन सच बता रहा हूं मैं, अगर आपका गला खराब हो और मैं आपको कहूं जी आपको यूरिन टेस्ट करना, कहते हैं क्या अजीब डॉक्टर है यार, मेरा गला खराब है, ये यूरिन टेस्ट की बात कर रहा है, पढ़ा भी नहीं पढ़ा तू। सही बात है, होता ही ऐसा, होता है ऐसा। गांव वाला बंदा कहेगा बड़ा डॉक्टर यार, गड़ेगा। हमारे साथ तो होता ही अक्सर ऐसा है, क्योंकि हम होम्योपैथी से अगर मैं बात करूँ तो होम्योपैथी में हम पूरी डिटेल्स लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, भाई अब किसी को अगर मान लो सर में दर्द है तो हमें उसकी पूरी डिटेल लेनी है, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, घर परिवार कैसा है, आपको खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या नहीं मैं पसंद पार्डन में इंटरप्ट करूंगा, शादी से पहले मजाक उड़ाते हैं, अरे शादी से पहले खाने पीने का क्यों पूछ रही है, इस चीज में मैं प्रॉब्लम तो आएगी ना। देखो मैं पार्डन करूंगा, मैं इनकी बात करूं, शादी से पहले हुआ था, मैं आपस में बताता हूँ एक बार हुआ क्या। ये मेरे से मिली थी, अब मुझे क्या पता ये मेरी हिस्ट्री लेने लग रही है, मतलब इन्होंने कुछ क्वेश्चन, मतलब मेरे से पूरी डिटेल ऐसी नहीं ली, जस्ट इन्होंने मेरे को मेरी बातों से, मेरे मतलब व्यक्तित्व से इन्होंने मुझे एक रेमेडी इनकी होती है वो डायग्नोज कर ली।
उसके हिसाब से इन्होंने रेपरेटाइज किया होगा। अगले दिन मिली तो मेरे को बता रही आपको तो ये सपने आते हैं, आपको तो खाने में भी ये पसंद है, आपको ये चीजें। मैंने सोचा, मेरे को ये लग रहा था, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा मुझे लगा मेरी मम्मी ने बता दिया सारा, मेरी सिस्टर या ब्रदर ने बताया होगा। एग्जैक्टली सही वर्ड यूज किया, यही बोला था इन्होंने, तूने कोई ज्योतिष वोतिष तो नहीं कर सकती? लेकिन नहीं, फिर मेरे मन में ये लगा, मुझे लगा कि पापा में ये किसी ने बताया होगा। घर पे आके मैं उनके ऊपर, मैंने कहा तुम यार छोटी छोटी बातें भी तुम बता देते हो, ऐसी ऐसी, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए। कहते हमने नहीं बताया जी, कसम खाते हैं किसकी, हमने नहीं। फिर मैं गया अगले दिन, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी तो थी ना, मैंने कहा तो पता कैसे चली, मेरे को लगा कोई मेरा दोस्त यार गया होगा भड़काने के लिए। क्या बात है? फिर गरी, अरे नहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये है और सारी चीजें। आई वाज शॉक्ड, लिटरली आई वाज शॉक्ड कि मतलब मेरी ऐसी डिटेल जो मैंने शायद ये चीजें मैं बताता भी नहीं, शेयर नहीं की, मैं बताता भी नहीं, लेकिन इनको वो चीजें पहले से ही पता है, सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करके। तो तब पता चला कि हाँ ये जो होता है ना, एक टैगलाइन ऐड कर दो, किसी भी तंत्र मंत्र के लिए संपर्क करें। ठीक है ना? एक चीज बताएंगे, सपने बता दिए भाई। कई लोगों ने ये बोला है, एग्जैक्टली बोला है। जी जी। कई लोगों ने, बहुत लोगों ने हमें ये बोला है, जब हम उनके बारे में बताते हैं ना तो वो कहते हैं कि आप ज्योतिष भी जानते हैं क्या? हाँ। मैं ज्योतिष नहीं है, जनरली आपकी प्रकृति या आपकी चीजें बोलती हैं, वही प्रेडिक्शंस होती हैं। तो इट्स ऑल नॉर्मल। शादी वादी की अब आप बात छेड़ दी तो थोड़ा बताओ कुछ और, आपकी शादी कैसे हुई? वैसे मेरा आपने वो तोड़ दिया, ये मुझे तो लग रहा था आप लोगों की लव मैरिज हुई। नहीं, डॉक्टर लव मैरिज करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ देखो लव कैसे हो रही है, एक आयुर्वेद में है, होम्योपैथ में है, मतलब मैंने तो कभी मतलब ली भी नहीं, मतलब होम्योपैथी मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं जब शादी हुई तो उससे पहले मैंने कभी होम्योपैथी मैंने ली नहीं थी। जी जी। बट लेकिन मैंने खुद नहीं ली थी कभी। हाँ, मैं मतलब होम्योपैथी करने से पहले नहीं पता था कि होम्योपैथी क्या होती है। ओके। मैं आयुर्वेदा में मेरा एडमिशन हो रहा था, लेकिन आयुर्वेदा मैंने इसलिए नहीं ली कि उसकी पढ़ाई हिंदी में होती है, उसमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा नहीं भाई, संस्कृत तो नहीं पढ़ पाऊंगी, अपन के ऊपर विश्वास भी शादी के बाद, मतलब शादी हुई थी और मधुमक्खी ने यहाँ काट दिया था मुझे, मतलब आई वाज ड्राइविंग और यहाँ पे किसी ने उसने काट लिया और ये मेरी आंखें स्वेलअप हो गई। तो पापा जो है वो एलोपैथ से हैं, तो उन्होंने अपना इंजेक्शन तभी दे दिया कि ताकि उसकी इश्यूज ना बढ़े, तुरंत इलाज कर दिया। बट लेकिन वो कंडीशन बैड टू वर्स्ट होती चली गई। तो मैंने को लगा किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर मैंने कहा लेकिन बता देते हैं, क्योंकि उस टाइम ये क्लिनिक में थी, मैंने कहा इनको बता दो, नहीं तो पता चले शाम को गुस्से का वो जो है मेरे ऊपर ही फूटने वाला था कि मेरे को नहीं बताया। जी जी। तो इनके पास आया, तो गाड़ी में आया, मैं क्लिनिक में नहीं गया, मैं कार में बैठा हुआ था, तो मैंने इनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे हो गया स्वैलअप। तो ये आई ग्लास लेकर, मतलब लाइक इतना बड़ा ग्लास, उसमें से उन्होंने उसमें 4 छोटी छोटी गोलियां, अब देखा ही होगा होम्योपैथी की, वो डाली, इन्होंने उसको स्टर किया, बबूत मिला दिया और मेरे को लगा ये गिलास पीना होगा। ये कह रही नहीं, इसमें से सिर्फ 2 चम्मच। मैंने क्या मजाक है, अरे मुझको एक गिलास कम से कम नहीं तो उसमें 150 ml पानी होगा, 150 ml पानी में काम नहीं किया, दवाइयों ने काम किया, तेरा पानी काम करेगा, ये करेगा भाई, करेगा। तो कह रही इन्होंने मुझे 2 चम्मच पिलाई। मैंने कहा और क्या तेरे पास इतना ही पीना है, अब लेट जाओ, कौन सा गाना सुनना है वो गाना सुनो। मैंने गाना लगाया और जस्ट हो गया, मुश्किल से 3-3.5 मिनट का मेरे ख्याल से गाना होता है वो 3-3.5 मिनट में मेरी स्वेलिंग, ओह माय गॉड, क्या बात। वो जो था ना, मतलब मैं यूं देख के हैरान था। आज मैं अभी भी मैं सोचता हूँ कि मतलब वो कैसे हुआ। और एक उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल इशू एक हाथ में हो रखा था, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, MRI तक करवा दिया डॉक्टरों ने। तो उन्होंने कहा कुछ आपको ये लेना पड़ेगा। मुझे न्यूरोबियोन आता है, नर्व टॉनिक इंजेक्शंस मेरे को लेने पड़े, तो लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इनके पास गए, इन्होंने एक सिंपल मेडिसिन मुझे दी, एक डोज, सिंगल डोज वो है, और आज कम से कम 15 साल हो गए हैं। नहीं वैसे ना एक चीज में बड़ा मजा आ रहा है, बताओ क्या? कि एक आयुर्वेद वाला डॉक्टर होम्योपैथी वाले की तारीफ कर रहा है। तारीफ दोनों पैथी की है, ऐसा नहीं है। वो दवाई ली 1.5 चम्मच, रिकॉर्ड हो गया था ना? नहीं, एक अब आप ये रिकॉर्ड हो गया, एक आयुर्वेद वाला डॉक्टर होम्योपैथी की तारीफ कर रहा है। नहीं, आयुर्वेद का चमत्कार ही मैं बताता हूँ, अब ये बता देंगे। मैं अब एक चमत्कार मैं बताता हूँ। नहीं, मैंने तो बचपन में हमेशा आयुर्वेद ही ली है, ये तो सच्चाई है, मतलब ऐसा नहीं है। मेरे पापा बहुत आयुर्वेद को मानते थे। जी जी। और पंजाबी बाग में एक हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, जी। हम वहीं जाते थे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, आयुर्वेदा ही ली है मैंने। और उसकी मेरे को एक बार बचपन में मलेरिया हो गया था, 16 डेज मेरे को फीवर रहा। मैंने
एलोपैथिक की सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, कौन सी क्यूनिन कौन सी आती थी third वो पे सारी नहीं। मेडिसिन ट्राई कर ली। होम्योपैथी के बारे में पता ही नहीं था, जी, तो जी, पापा जी। ने बोला चलो तेरे को आयुर्वेदा दिला के लाता हूँ। हम्म। पापा गए हॉस्पिटल में और उन्होंने कोई एक काली काली सी गोली दी थी, तो बड़ी कड़वी सी, जी, जी, जी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 2 टैबलेट लिया है, मेरा फीवर नहीं आया उसके बाद। क्या बात, क्या बात। मतलब आयुर्वेदा भी बहुत मैजिकल रिजल्ट्स Magical, देता नहीं, है। दोनों की बात की है ना, हाँ। होम्योपैथी भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी भी ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो मतलब बेसिकली जड़ से काम करती है और सबसे अच्छी चीज ये कि बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं देती। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात होती है, जो ये क्वेश्चन आप कई बार पूछे कि बहुत लेट इफेक्ट करती है। एक तो मैंने चलो प्रकृति का मैंने बताई है, वो जरूरी है। दूसरी चीज होती है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेडिसिन होती है डिफरेंशिएट होती है, लाइक काष्ठ औषधि अलग होती है और आपकी मेटेलिक, जिसको रासायनिक बोलते हैं, रस औषधि बोलते हैं, वो अलग होती है। जो काष्ठ औषधि जो प्लांट से बनती हैं उसकी पोटेंशियल थोड़ी नॉर्मल होती है, ओके। जिसको हम लॉन्ग टर्म तक ले जी, सकते जी, हैं। जी, जी। जो रासायनिक या रस औषधि होती है उनकी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कोई जरूरत है जिसको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए, तो वहां पे हम रस औषधि देते हैं जो इंस्टेंटली रिजल्ट देती है, बट लेकिन इसको लॉन्ग टर्म तक नहीं दे सकते। इसकी एक ड्यूरेशन होती है, ये लोगों को समझना चाहिए। आजकल क्या होते हैं, ब्लाइंडली इस चीज को माल प्रैक्टिसिंग हो रही है, जहां पर सिर्फ कई डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ रिजल्ट देने के लिए इन रस औषधियों को लॉन्ग टर्म तक चला देते हैं। और जब लॉन्ग टर्म तक किसी भी चीज को दी जाती है ऐसी औषधि को, वो आपके कहीं ना कहीं किडनी वगैरह पे या और किसी वाइटल ऑर्गन्स पे असर डालती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट जल्दी आता है, जितना जल्दी कहोगे, आप कहोगे एलोपैथ के इक्विवेलेंट चाहिए तो इक्विवेलेंट आता है, ऐसा नहीं है कि इसका डिले होता है। और जहां लॉन्ग टर्म में चाहिए होती है, जहां पर बाउंड्रीज होती है एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, वहां पर हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर दीपिका, अगर बात की जाए एक बेस्ट स्लीप की, एक बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज है कि एक अच्छा नींद आदमी को चाहिए, किसी भी बंदे को। अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है किसी बंदे की, तो वो क्या करे होम्योपैथी के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से, उसके क्या जो कॉजेस जो खत्म करने हैं उसको बेस्ट स्लीप के लिए, वो क्या ऐसे काम करे या डाइट ले जिससे कि उसकी नींद अच्छी हो। बिकॉज स्ट्रेस इतना है लोगों को आज बहुत की डेट में, सबसे पहले नींद ही डिस्टर्ब हो रही है। कोई 4 घंटे सोता है, कोई 3 घंटे सो रहा है, किसी को तो स्लीप ही नहीं आता, मतलब नींद में ही नहीं जा पाता है, आसानी से नींद नहीं आती है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी आके नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल। भाई बॉडी थक गई तो नींद ऑब्वियसली आनी चाहिए, बट वो नहीं आ रही है। तो उसके कॉजेज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा कॉज, आप बताओ, आप घर जाके क्या करते हो? टीवी या मोबाइल? मोबाइल स्क्रॉल, एक बार स्क्रॉल करने बैठ गए, घंटा कहीं नहीं आधा गया, घंटा नहीं पता लगता। ओके, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे चल रहा है आपका मोबाइल, 2 बजे तक आप मोबाइल देख रहे हो ना। क्या करते हो आप 2 बजे तक बैठ के? या तो टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो। तो वही सबसे बड़ा रीजन है ना। पहले के जमाने में लोग 9-9 बजे सो जाते थे, 8-9 बजे गाँव में 10 बजे तो सो मैक्सिमम जाते थे। सन्नाटा, सन्नाटा। है ना। तो क्यों होता था? क्योंकि कुछ था ही नहीं ना लोगों के पास करने के लिए, सोना है। आज ऑल्टरनेट आ गए ना। दूसरी चीज, अगर डार्क रूम होना बहुत जरूरी है, डार्क रूम होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर थोड़ी भी लाइट होती है और हमें दिख रही होती है ना, तो वो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है, डार्क रूम होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको नींद नहीं भी आएगी ना, तो आधे 1 घंटे में ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर देगी सोने के लिए। एक्चुअली सारी एडिक्शंस में आजकल अल्कोहल एडिक्शन पहले थी, स्मोकिंग एडिक्शन थी, देन बहुत सारे ड्रग्स एडिक्शन आए, और आज है एडिक्शन मोबाइल की। तो मोबाइल एडिक्शन जब तक आप नहीं खत्म करोगे ना, 1 हफ्ता प्रॉब्लम होगी जिन लोगों को है, प्रॉब्लम होगी, बट एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी है कि आपको 10 बजे ये अपने से हटा देना है। मोबाइल एरोप्लेन मोड में रखो और भूल जाओ हमारे पास कुछ है। चाय कॉफी नहीं आएगी नींद। चाय कॉफी या स्टिमुलेंट जो होते हैं, रात को ज्यादातर लोग चाय कॉफी लेते हैं। और आज के टाइम में तो सबसे बड़ा किलर जो है वो यही है, कॉफी चाय स्टिमुलेंट जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस से आते यार कॉफी पिला दो, भाई एक स्ट्रॉन्ग सी चाय पिला दो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अभी आप ये देखो ना कि हमें पता है हमें कैफीन जो पूरे दिन में लेना है वो कितने ग्राम, 200 ग्राम हमारी लिमिटेड है कि इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। बिल्कुल ठीक है, एक WHO ने कर रखी कि इससे ज्यादा मत, गाइडलाइंस है। लेकिन आज क्या आप ये देखो कि एक बंदा जिम में, देखो ना एग्जांपल, जिम में लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है? और जिम में जाने से पहले क्या लेते हैं? प्री वर्कआउट लेते हैं। प्री वर्कआउट में क्या है? कैफीन है, वो आपको एनर्जी देगा, आप वो करते हो।
फिर उसके बाद क्या पोस्ट वर्कआउट है, वहां उसमें कैफीन होता है। क्यों? आपको एनर्जेटिक चाहिए, आपकी बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए चाहिए, आपको रिलैक्स होना है तो वो चाहिए होता है। फिर क्या होता है, दिन में आप 3 से 4 कॉफी या 1 दो कॉफी तो फिर वैसे भी हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हो, उसमें भी कैफीन है। आजकल जो और ब्रांड आ रहे हैं, स्ट्रिंग आ रहे हैं या ये, इनमें कितना ज्यादा कैफीन है। तो ये देखो, जब इतना कैफीन होता है तो आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो जाती है। हार्ट की भी तो लिमिट है ना भाई। घर में एक मोटर लगी हुई है, उसको पता है वो 220 वॉट की, उस पर चलेगी वो, या तो वो कम चले या ज्यादा चले, असर मोटर के ऊपर पड़ रहा है। तो सेम ऐसे ही होता है, कैफीन बहुत ज्यादा जो जा रहा है ना, वो आपके हार्ट को करके हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। तभी तो और अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें डॉक्टर साहब, भाई इसके सॉल्यूशंस की, तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने दिनचर्या में और अपनी डाइट? डाइट में तो सबसे पहले ये है कि आपको फास्ट फूड्स तो बिल्कुल नहीं लेने। फास्ट फूड्स अवॉइड करो जितना हो सकता है। शुगर ज्यादा नहीं लेनी। खासकर अपने मील्स को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मील्स जैसे डॉक्टर विनय ने पहले भी बताया था कि जो आपका आखिरी मील है, जो आपका डिनर है, दैट शुड बी लाइट। हमारा उल्टा होता है ना, हमारा भर के खाते हैं तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है। और जो एल्कोहल लेते हैं वो तो उनका तो बिल्कुल वो एसिडिक गैस आपको, और ये गैस आपको कहीं पड़, कईयों को लगता है सिर में चढ़ जाती है। अब सिर में चढ़ रही है तो सिर दर्द हो रहा है, किसी को आपको नींद नहीं आ रही है ढंग से, तो बहुत सारे रीजन होती है। वो स्ट्राइक करती है आपकी हाइपर एसिडिटी, फ्लोटलेंस, ब्लोटिंग, जो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, वो आपके कहीं ना कहीं आपके स्लीप को भी डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल। राइट। तो अभी अगर हम एक इन सब चीज़ों का, बॉडी जो हमारी प्रॉब्लम में आती है, इन सब चीज़ों का अगर हम एक सॉल्यूशन निकालें, तो हम ये नहीं चाहिए क्या समझें कि भाई हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, हमारी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट, और हमारी जो मेन तो बेसिकली डाइट ही है। डाइट हो गया, नींद हो गया, और इसके अलावा क्या? एक मेडिटेशन। एक मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी। यूजुअली क्या है, लोग ना सोते तो हैं, ऐसे नहीं है, लोग रात में नहीं सोएंगे तो दिन में सोएंगे, है ना। ऐसा होता है ना, देखा होगा लोग रात को 12-12 बजे तक जग रहे हैं, लेकिन अगले दिन 12 बजे उठ रहे हैं, है ना। मतलब लोग सुबह 12 बजे मतलब इतने बजे उठते हैं। अब वो ये सोचते हैं नींद उनकी पूरी हो गई, नहीं। ओके। एक बायोलॉजिकल साइकिल है, हमारा एक साइकिल बनी हुई है कि भाई आपको सोना है, एक टाइम बना हुआ है। रात की जो नींद है, वो कहते हैं ना, रात की नींद रात की होती है। अगर आप रात को नहीं सोए तो अगला दिन पूरा दिन थकान महसूस करोगे ही करोगे। आपने चाहे 7-8 घंटे की नींद पूरी कर ली, लेकिन वो आपकी नींद नहीं है, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से नींद पूरी नहीं करी। वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना जरूरी है। एक मेडिकेशन जो बोला है मैंने, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन में भी आप जो भी हम ब्रीथ रिटेंशन एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना, वो जरूर करना चाहिए। जी। क्यों? जब आप वो करते हो ना, तो आप जितनी भी आपके अंदर एंजाइटी होती है ना, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वो चीजें अपने आप दूर होती हैं। बिल्कुल। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर पाते हो अपने अंदर, आपको अपने आप ही सब चीज पॉजिटिव दिखी, आपका मन शांत हो जाएगा। सामने कौन क्या कह रहा है, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने में रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तो वो बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप हो तो सब कुछ है। आप हो, आपसे ही आपका परिवार है, आपसे ही सब कुछ है। तो अगर आप बीमार हो ना, तो पूरा घर बीमार है, ये सोच के चलना, जो आप पे डिपेंड है। जी। तो इसलिए आपको जब ये करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को भी आप बूस्ट कर पाते हो, और इम्यून सिस्टम जब बूस्ट होता है ना, तो आप चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, आप हमेशा फिट रहते हो। डॉक्टर साहब, अगर किसी को आयुर्वेदा से अपना इलाज कराना है, या किसी को मैडम से होम्योपैथी से अपना इलाज कराना, तो आपको कहाँ सर्च करें, एक बार जरा बता दीजिए। भाई दोनों चॉइस हो गई ना, तो उसके बाद आयुर्वेदा वाले डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी वाले भी हैं। नहीं, अगर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को देख सकते हैं डॉक्टर दीपिका राणा के नाम से, और यूट्यूब पे भी डॉक्टर दीपिका राणा के नाम से आप सर्च करेंगे, वहीं पर ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और क्लिनिक पर आके आप मिल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम मेरा है। मेरा प्रोफाइल इंस्टा पे और यूट्यूब पे डॉक्टर विनय खत्री के नाम से है, विनय VINEY, डॉक्टर विनय खत्री। तो वहां पर जाकर आपको जितने भी फ्लैशिंग नंबर हैं वो मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वीडियो कंसल्टेशन लेनी है, ऑडियो कंसल्टेशन लेनी है, या मुझसे आकर मिलना है, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिल जाएंगे, और आप आके मिलकर अपनी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर, वैसे तो आप लोगों का सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि अगर आगे 2 घंटे ही बैठे तो मुझे लगता नहीं खत्म होने वाला है।
तो फॉर श्योर कि हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन कभी आपसे फिर दोबारा भी लें किसी अलग डिसीज के ऊपर या किसी अलग एलिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज आपने हमें दिया और बहुत बहुत सारी चीजें निकल के आई जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस भी थे कुछ कि भाई शायद ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता है वैसा, तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर की, खासकर मेडिसिन को लेके कि भाई जो लोग अवेयर नहीं है या जो सेम वापस लेके गए वही सेम मेडिसिन ले ली या 2 या 3 दिन के अंदर बिलीव नहीं हुआ तो दोबारा डॉक्टर ही चेंज कर दिया, चाहे उसको समझ में आया हो चाहे नहीं आया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और हमारे दर्शकों को ऑब्वियसली इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर लास्ट में आप दोनों को कोई मैसेज हमारी टीम को देना है या हमारे दर्शकों को देना है वरेनियम टॉक्स के, तो कोई एक ऐसा मैसेज बता दीजिए जिससे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आयुर्वेदा के थ्रू या होम्योपैथी के थ्रू या डाइट के थ्रू किसी भी थ्रू अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रख सकें। देखो हम मैसेज हम दोनों की तरफ से मैसेज यही रहने वाला है कि चाहे कोई भी पैथी हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, सबसे बड़ी चीज होती है पहले कि आपको कोई भी इशू है ना वो आपको हाइड नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से जाकर सारी चीजों को डिस्कस करें, कोई भी इशू हो, अपने आप खुद का डॉक्टर ना बने। वो बोला जाता है कि आप अपने खुद के डॉक्टर हो, लेकिन वो डॉक्टर तब हो जब आपको अपने बारे में पता हो, आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर वो गाइडेंस आपको मिल जाती है तो कुछ चीजों को आप खुद अपने हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हो। लेकिन जब आपको इसी चीज के बारे में नहीं पता ना, तो आप इसी जाल में फंसे रहते हो। आप कोई भी रेमेडी या कोई भी आप ट्रीटमेंट प्लान को खुद ले लेते हो और उसको आप लेना शुरू कर देते हो, वो सबसे गलत है। तो आप अपने खुद के डॉक्टर तब हो जब एक बार आप डॉक्टर से आके अपने बारे में सारी इवैल्यूएशन करवा लो और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी डाइट में, आपको दिनचर्या में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सभी चीजों को मेरे ख्याल से बैलेंस कर सकते हो। खुश रहो। हाँ, खुश रहना वही ऑब्वियसली सबसे बात बड़ी- जैसे सारी बीमारियों की जड़ी वही है ना। और खुश रहो, मस्त अल्कोहल रहो। के बारे में कुछ अरे हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। अब अल्कोहल फिर वही बात है, अल्कोहल लगता है हफ्ते में एक बार की तो permission ज्यादा है। खुश लग रहे, अच्छा नहीं लग रहा यहीं पे लिटल डॉक्टर हफ्ते में एक बार की परमिशन। लिटिल चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय खत्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू।